चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसका जो पेपर है इसका सलूशन देख लेते हैं। और आप लोग लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो सभी क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने इसको पढ़ा ना हो, है ना। हर एक चीज़ को आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो कितनी बार बताया, का, खा, गा, घा, अड़ा, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो इसमें देखिए गा आया हुआ है, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये का वर्ग में आता है ना। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है, देखिए ये हो जाता है अर्धमात्रिक, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका यानी थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है, अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द कौन हो जाते हैं, तो इसमें आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड यानी क्रिया विशेषण, ये आपका अविकारी हो जाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी शुद्ध, हमने आपको कई बार ये चीज़ें बताई कि जब भी वर्तनी शुद्ध वाली बात आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप लोग लिख के देख लें, फिर उसमें मिलान कर लें। तो इस तरह से आपका राइट आंसर निकल आता है। तो मस्तिष्क, इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो इस तरह से आप मिलान कर लें। कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेकंड में आपका लिखा हुआ है, यानी कि जो 4 क्वेश्चन है उसका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो इसमें अर्ध स्वर के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हो जाते हैं वो आपका, देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट है। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, फटाफट से इनको भी आप लोग मिला लीजिए। वाचन कितने प्रकार का होता है, नाम उल्लेख करें। तो वाचन देखिए 2 प्रकार का होता है, ठीक है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। क्योंकि नाम उल्लेख भी करना है तो आपको नाम भी लिखना रहेगा। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है, किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। तो कल देखिए, कल ही इसमें यानी जो क्लास हुई थी उसमें ये सभी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो आप देखिए कारक कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8, और इसमें कर्ता कारक और आपका कर्ता और कर्म हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से हमने आपको बताया था ना। तो इस तरह से आप लिख देते, सिर्फ 2 ही पूछ रहे हैं तो आप 2 लिख देते, फिर उसके बाद लिख देते कि आपने लिखा होगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया कि ज्ञ जो है आपका वो आपका संयुक्त व्यंजन किन वर्णों से मिलकर बना है। देखिए कितनी बार ये बताया कि छ, त्रंग, ज्ञ, श्रा, ये 4 अक्षर जो है इसमें से क्वेश्चन आना है तो आना है, उसका रूप कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो आपको पता है जा, हलंत प्लस या ऐसे मिलकर बना है। और एक तरीका आपको और बताया था कि जा, हलंत प्लस या, हलंत और प्लस आ, ऐसे ही तो बताया था ना। तो आप ये तरीका भी लिख सकते थे, ये तरीका भी लिख सकते थे, दोनों लिखकर आप दिखा सकते थे। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है भाई, आप अपनी बात यानी यहाँ पे मौखिक बात पूछी जा रही है, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये हो जाता है अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना, है ना। जैसे आप कोई बात हमसे कह रहे हैं तो उसको प्रभावी ढंग से कहेंगे ना, तो वही आपकी मौखिक अभिव्यक्ति हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है। तो लिपि क्या होती है, लिपि जो है वो मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करते हुए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भाई हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। इसमें क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं जैसे होता है वैसे लिखते हैं, इसमें भ्रम नहीं होता, ये सभी चीज़ें होती है ना। हालांकि इतना इसमें पूछा नहीं गया, सिर्फ ये पूछा गया कि लिपि
क्या लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है? तो लिपि वो होती है मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करते हुए और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम कहाँ पे लगेगा, अर्धविराम कहाँ पे लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पे लगेगा, ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। उसके बाद ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसके टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस यही लिखना था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन ही नहीं आए, क्वेश्चन ही बहुत शॉर्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद आपका हो जाता है निम्न समुच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। तो जो अनल है, अनल का अर्थ क्या होता है? तो अनल का हो जाता है अग्नि। तो ये जो पहला अनल है तो इसका अर्थ हो जाता है अग्नि हो जाता है। और उसके बाद ये अनिल जो है, तो अनिल का अर्थ क्या हो जाता है? इसका हो जाता है वायु हो जाता है। ठीक है, इसका वायु हो जाता है। इस सकल, सा खाली छोटा सा, का और ला, तो सकल मतलब होता है कुल वास्तविक। क्या होता है? जिसमें छोटा सा लगा हुआ है उसका मतलब होता है कुल वास्तविक, और जिसमें बड़ा शा लगा है वो शक्ल यानी शकल, तो यानी चेहरा होता है। ठीक है, चेहरा होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुल या वास्तविक, कुल भी आप लिख सकते थे, वास्तविक आपने क्या लिखा है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका हो जाता है लघुत्तरीय क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छे आए हुए थे। वन और पर्वत शब्द के 5-5 पर्यायवाची लिखने हैं। प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां, देखिए कितना इजी आया हुआ है। वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, वर्गों का उच्चारण करते समय में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, सब चीज़ बताया था कि कोई त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। भा अगर है और माँ है उस पर शिरोरेखा आप कर देते हैं। खा होता है और खा को बहुत लोग रा और वा लिख देते हैं इस तरह से, यानी खा को इस तरह से भी तो बहुत लोग लिखते हैं, जबकि ये सही नहीं होता है, इस तरह से होता है। तो यही सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी। हालांकि यहाँ पे हम बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये देख रहे कि क्वेश्चन आपके देखिए कितने इजी आए हुए थे। और भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है, उदाहरण समझाइए। श्रवण यानी सुनकर है ना, श्रवण कौशल। और लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व है? बार बार हमने आप लोगों को बताया कि विराम चिन्ह आते हैं और आते ही आते हैं। फिर उसके बाद है भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे। तो क्या है भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व? भाई अगर शुद्ध उच्चारण ही नहीं हम आपको बता रहे हैं, हम शुद्ध उच्चारण ही नहीं कर पा रहे, चीज़ों को आपको समझा ही नहीं पा रहे, तो आप पढ़ेंगे क्या, क्या सीखेंगे? तो यही सब चीज़ें आपको लिखनी थी। और आप एक शिक्षक के रूप में, तो एज ए शिक्षक के रूप में आपको चीज़ें लिखनी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का जो ये पेपर है बहुत अच्छा हुआ होगा। और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा पेपर हुआ है। और आप लोग चैनल से जुड़े हैं सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए। अभी इसके बाद आपका संस्कृत का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं संस्कृत के सोल्यूशन के साथ।